हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आज लेक्चर हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, इसके लिए माजरत, सॉरी। और हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज 2 लेक्चर और हम लोगों के रह गए हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको पढ़ा देंगे। सारे चैप्टर हमारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म। क्लियर? चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्या शुरू कर दिया जाए? ऑटोसोमल यक्स लिंक मैंने पढ़ा दिया था सभी को। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछला लेक्चर देखें। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में अगर हम देखें, बहुत सारे डिसीज़ हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। एक का नाम है बच्चों सिकल सेल एनीमिया, जिसका नाम सुना होगा आपने। ठीक है, दूसरा है बच्चों एल्बिनिज्म, जिसका पहले एनसीईआरटी वाली बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक और दिया है फिनाइल। क्या दिया है बच्चों? फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्लियर? दूसरा आप हमारी एनसीईआरटी में अब जो हम पढ़ाएंगे वो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है बच्चों एल्बिनिज्म। ठीक, तीसरी डिसीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक, और कोई डिसीज़ बताइए भाई। सिकल सेल एनीमिया हो गई, फिनाइल कीटोनिया, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और बहुत सारी हैं। गाउचर्स डिसीज़, गाउचर्स डिसीज़, और एक बहुत अच्छी थी, हमको याद थी, अभी नहीं याद। हाँ, नहीं, वो तो सेक्स लिंक्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिसीज़ हैं बच्चों, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। एक और, हाँ याद आ रहा है, अल्कैप्टन्यूरिया। क्या नाम था बच्चों? अल्कैप्टन्यूरिया। क्या नाम था? अल्कैप्टन्यूरिया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। किसके बारे में? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया अगर हम लोग कहें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है बच्चों? पीयूष देखिए भाई, ऑटोसोमल क्या है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों? सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, यानी जितनी भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं सब में सिंगल जीन, ठीक है, सिंगल जीन अफेक्टेड होते हैं। क्लियर है? सिकल सेल एनीमिया में कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट होता है? 11th क्रोमोसोम। ठीक है, नहीं, हाँ, किस क्रोमोसोम पे? एक मिनट, 11th क्रोमोसोम पे अफेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि सिकलिंग होने लगती है आरबीसी की। सिकलिंग ऑफ आरबीसी अकर क्यों होती है ये बताते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए सब लोग बहुत अच्छे से। सिकल सेल एनीमिया में और सुनिए क्या होता है। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन सी चेन? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में
क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी 2 चेन होती है, 2 अल्फ़ा होती हैं बच्चों और 2 बीटा होती हैं। जो अल्फ़ा वाली होती है इस पे अमीनो एसिड होते हैं 141। एक अल्फ़ा पे कितने अमीनो एसिड होते हैं? 141 अमीनो एसिड्स। तो 2 चेन हो गई, 2 × 141। बीटा वाले पे क्या होता है? 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो 2 × 146। क्लियर? यहाँ पे अगर हम लोग देखें कितना हो जाएगा ये 282। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 292। टोटल कितना हुआ 574। कितना हो गया 574। यानी इतनी अमीनो एसिड होंगी। कितनी अमीनो एसिड होंगी? 574। ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे कि हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड हैं, तो आप बताइएगा कि 574 अमीनो एसिड होते हैं। अब बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे डिफेक्ट होता है किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पर। तो आप याद रखिएगा, ऐसे कभी नहीं भूलेगा। बोलो व्हाइल हिज लिव थ्रो प्रो, व्हाइल हिज लिव थ्रो प्रो ग्लू ग्लू। बोलो सब लोग, ग्लू ग्लू। बोलो व्हाइल, ये अमीनो एसिड है क्योंकि किसका बना होता है हीमोग्लोबिन? प्रोटीन का। प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, बोलो व्हाइल हिज लिव थ्रो प्रो ग्लू ग्लू। कैसे याद करना है बच्चों? व्हाइल हिज लिव थ्रो प्रो ग्लू ग्लू। समझ लेना, कोई इंग्लिश का सॉन्ग है, ठीक है। व्हाइल हिज लिव थ्रो प्रो ग्लू ग्लू। 1 2 3 4 5 6। किस पे? ये बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की। कौन सी चेन मैंने बनाई है बच्चों? बीटा चेन। किस पोजीशन पे हो रहा है? आपको दिख रहा है ग्लूटामिक एसिड। यही चेंज हो जाता है बच्चों वायलिन में। किस में चेंज हो जाता है? वायलिन में। कहाँ पे? सिकल सेल एनीमिया में। क्लियर? यानी GAG2 गैग टू गग, GAG2 GUG। देखो सही बता रहा हूँ ना, GAG2 GUG। तो गैग टू गग हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड, ये जो ग्लूटामिक एसिड है बच्चों, इसकी पोजीशन पे वायलिन आ जाती है। क्या आ जाती है? वायलिन आ जाती है। क्लियर? सभी को बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है या नहीं? पहली पोजीशन पे भी वायलिन हो जाती है और 6th पोजीशन पे भी वायलिन हो जाती है। नहीं, ग्लूटामिक एसिड उसको रिप्लेस कर देती है। हाँ, उसको रिप्लेस कर देती है। सही है। क्लियर? बताइए भाई। 1 2 3 4 5 6 ग्लूटामिक एसिड यानी वायलिन। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो है वायलिन फर्स्ट और 6 पे हो जाती। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं RBC के शेप जो नॉर्मली होता है वो कैसा होता है? बाई कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बताओ भाई आसमा एरम, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स? RBC का शेप कॉनकेव होता है। क्या होता है? कॉनकेव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वायलिन आ जाता है 6 पोजीशन पे। किसमें? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में। तो क्या होता है? सिकलिंग हो जाती है RBC की। RBC सिकल शेप। नॉर्मली RBC का शेप ये होता है, ये होता है, ठीक है। RBC का नॉर्मल शेप जो होता है वो होता है बाई कॉनकेव। क्या होता है? बाई कॉनकेव। और ये शेप ऐसे हो जाता है सिकल लाइक। अरे हंसिया देखा है भाई, फार्मर जो होते हैं वो लोग काम करते हैं इससे। इस तरीके से इसका शेप हो जाता है। इस तरीके से शेप होने से क्या होता है, जो है इस तरीके का शेप जब हो जाता है तो इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी
क्या, बाइंडिंग कैपेसिटी टू ऑक्सीजन रिड्यूस्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बाइंडिंग कैपेसिटी, क्योंकि आरबीसी का जो शेप है बाई कॉनकेव, इस शेप होने से, ठीक है, राउंड एंड बाई कॉनकेव होने से, आर से आरबीसी, आर से राउंड, ठीक है, बी से यानी बाई कॉनकेव, तो याद रखना इसी में है राउंड एंड बाई कॉनकेव। इसमें होने से क्या होता है कि इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है बाइंडिंग के लिए ऑक्सीजन से। लेकिन सिकल शेप होने की वजह से इसमें बाइंडिंग नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती बच्चों, बाइंडिंग ऑक्सीजन से रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज सरफेस टेंशन, क्लियर। तो अगर आरबीसी धीरे धीरे ये लोग क्या होती हैं, इस जो ये तुम्हारी आर्टरी है इसके अंदर ये लोग ब्लॉक बनाने लगती हैं, क्या बनाने लगती हैं, क्लॉट होने लगती हैं, धीरे धीरे ब्लॉकेज बनने लगता है, यानी फ्लो ऑफ ब्लड को भी ये लोग रोक देती हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं करते हैं, सिकल सेल एनीमिया जिनको हो जाता है। और एक फ़ायदा होता है, एक फ़ायदा क्या होता है, ये होता है इसमें कंडीशंस जो आती है HbA, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। HbS ये होता है कैरियर, और ये डिसीज कंडीशन है। तो 3 तरीके की कंडीशन ऑटोसोमल वाले में हमें देखने को मिलेगी, ये सभी के लिए है, मेल फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल, जबकि यक्स लिंक्ड में मेल और फीमेल डिफरेंट था। फीमेल में 3 कंडीशन होती थी, यक्स नॉर्मल है, यक्स सी, ठीक है, तो ये कैरियर है, और यक्स जब दोनों जीन अफेक्टेड होते थे तो हम लोग बोलते थे डिसीज कंडीशन। लेकिन यहाँ पे मेल एंड फीमेल इक्वल, यही जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप ऐसे ही गैमेट बनाइएगा, ठीक है, जीन का। तो HbA नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए डिसीज़ वाले को एक फ़ायदा क्या होता है, इस वाले को जो है वो नहीं होती, क्या नहीं होती, मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया क्यों नहीं होता, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, मलेरिया नहीं होता। मलेरिया क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस ह्यूमन सेल नारो हो जाती है तो जॉब के लिए कोई जगह नहीं बचती जी, जो ह्यूमन सेल होती है वो नार्वर हो जाती है, हाँ, जॉब के लिए जगह नहीं बचती। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है, जगह नहीं बचती, जगह रहती है, सही बता रही हैं ये। इसमें क्या हुआ कि जो पैरासाइट होता है मलेरिया वाला, वो आरबीसी पे ही अटैक करता है, हीमोजाइन मॉलिक्यूल को जाके तोड़ता है, तो इसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, तो लो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन होने से वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ये जगह कम नहीं, ठीक। क्या ऑक्सीजन की जो है इसमें बच्चों कमी हो जाती है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो सर्वाइव पैरासाइट नहीं कर पाता है, ठीक है, इस वजह से जो है एक फ़ायदा होता है। सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा बड़ी बीमारी है कि मलेरिया? सिकल सेल नहीं, हाँ वही ना, ये पहाड़ी एक फ़ायदा बता देते हैं बस। रेयर डिजीज और कॉमन डिजीज? नहीं, रेयर डिसीज़ है, ठीक है, हाँ जेनेटिक। अब अच्छा हुआ नेचर ने ये सब रेसेसिव डिसीज़ हैं। रेसेसिव डिसीज़ कम खतरनाक होती हैं इन कंपैरिजन टू डोमिनेंट डिसीज़। जो डोमिनेंट होगी आपकी हर जनरेशन में वो जा सकती है, ठीक है ना, रेसेसिव डिसीज़ का चांस कम होता है, क्लियर है। तो ये जो है आप इस तरीके से हम सवाल कराएंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। मेरे ख्याल से बात हुई ख़त्म, हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया कर लिया कवर।
आगे पढ़ते हैं, देखें कुछ पॉइंट बताइए फटाफट। सब लोग समझ आ गया? कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो बता दें। बताइए भाई। हाँ, एक चीज़ और इसमें बतानी है बच्चों आप लोगों को, सिकल सेल एनीमिया में एक ख़ास चीज़ जो है, ये एग्ज़ाम्पल हैं कोडोमिनेंस के। किसके एग्ज़ाम्पल हैं? सिकल सेल एनीमिया भी एग्ज़ाम्पल हैं पीलियोट्रॉफी। हम लोग क्या कहेंगे? पीलियोट्रॉफी। पीलियोट्रॉफी का मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर। वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीलियोट्रॉफी। दूसरा है कोडोमिनेंस। ये एग्जाम्पल कोडोमिनेंस के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, हम पढ़ते हैं फेनाइल कीटोन्यूरिया। फेनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें भी कुछ खास नहीं। इसमें क्या होता है बच्चों? इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से, ये भी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। पहली लाइन यही पूछी जाएगी, तो ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन, ये क्या है? अमीनो एसिड। फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन बच्चों टायरोसिन में नहीं हो पाता है, ठीक। फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो पाता है, क्योंकि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज क्या एंजाइम होता है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है डिफेक्ट हो जाता है। जिस इंसान में ये एंजाइम डिफेक्ट हुआ, कौन सा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। अगर ये डिफेक्ट हुआ तो उसमें क्या होगा? टायरोसिन में फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। अब ये फिनाइल एलेनिन क्या होगी बॉडी के अंदर? जब नहीं कन्वर्ट होगा तो बताओ ये बॉडी के अंदर बढ़ेगी। और ये टायरोसिन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं हम लोग। टायरोसिन से बच्चों थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर है। थायराइड हार्मोन हम लोग इसी से बनाते हैं। इसी टायरोसिन से बच्चों, टायरोसिन से हम लोग इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन का नाम सुना है? एड्रेनालिन समझो, एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन हम लोग इसी टायरोसिन से बनाते हैं। टायरोसिन से आपने मेलानिन का नाम सुना होगा, मेलाटोनिन, मेलानिन। ये जो है पिगमेंटेशन स्किन की प्रोवाइड करता है बच्चों। तो ये सब जो है टायरोसिन से ही बनते हैं। तो अगर ये सब नहीं बनेंगे तो आपको क्या होगा? डिफेक्ट होगा। आपकी जो स्किन यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले पेशेंट की स्किन में भी आपको पैचेस नज़र आएंगे, ठीक है। कहीं कहीं स्किन क्या होगी? डीपिगमेंटेशन होगा। हम लोग कह सकते हैं क्या नज़र आएगा आपको? डीपिगमेंटेशन। क्या दिखेगा आपको? डीपिगमेंटेशन दिखेगा। क्लियर? तो थायराइड हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, मेलानिन हार्मोन, ठीक है, ये सब हार्मोन हम लोग किससे बनाते हैं? टायरोसिन से बनाते हैं। अब अगर डिफेक्ट हुआ, क्लियर है, प्रिकर्सर ऑफ किसके किसके हैं? यानी थायराइड हार्मोन बनाते हैं, टायरोसिन बनाते हैं, मेलानिन, और उसी को हम लोग डोपामीन कह दें। डोपामीन भी इसी से बनता है, टायरोसिन से। जब इसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो फिनाइल एलेनिन कहाँ एक्युमुलेट होगा? कहाँ पे? इसका एक्युमुलेशन होगा बॉडी के अंदर, एक्युमुलेशन इन ब्रेन। कहाँ होगा? ब्रेन के अंदर। जब ये ब्रेन के अंदर एक्युमुलेट होंगे तो बच्चों को में क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन। क्या होगा? मेंटल यानी दिमागी रूप से क्या होगा? तो हाँ, तो ये बताओ अच्छी बीमारी है खराब? क्लियर है बच्चों?
ये एक सवाल बनता है। बाकी जो भी हमने अभी बताया था आपको सभी डिसीज़ में कॉमन है ऑटोसोमल रिसेसिव वाले में कि HB नॉर्मल, HBS कैरियर और HBS डिसीज़ मेल और फीमेल दोनों के लिए। जब भी हम क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। बताइए फटाफट, क्लियर हो तो आगे की बीमारी पढ़ाएं एक और आपको, पढ़ा दें कि ना पढ़ाएं? पढ़ा दे रहे हैं। चलिए अब एक थैलेसीमिया आप बता देते हैं। थैलेसीमिया, एक और कोई चीज़ बढ़िया अगर हो तो आपको बताएं। 11th क्रोमोसोम पे तो सिकल सेल एनीमिया का होता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया का 12th वाले क्रोमोसोम पे होता है। एक और बीमारी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, थैलेसीमिया पढ़ाएंगे, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया का जो डिफेक्ट होता है याद रखिएगा बच्चों 12th क्रोमोसोम पे, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का 11th पे। आइए आगे लास्ट डिसीज़ आपको पढ़ा देते हैं, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होती है बच्चों ये भी क्या होती है, ऑटोसोमल, वही ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अस्मा इरम, आप 1 मिनट जाइए ऑफिस से, हमारी मेडिसिन की बुक रखिए, डेविडसन नाम है, मोटी सी बुक है, वो ज़रा उठा के लाइए। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, क्या है बच्चों, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। और ये भी होता है जो है 2 तरीके का, अल्फ़ा थैलेसीमिया, ये देखिए एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। और एक होता है बीटा थैलेसीमिया, ठीक। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होता है, ठीक, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया जो होता है बच्चों ये 16th क्रोमोसोम पे, कितने क्रोमोसोम पे, 16th क्रोमोसोम पे हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। और बीटा थैलेसीमिया में हमें 11th क्रोमोसोम पे, किस पे, 11th क्रोमोसोम पे डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बस यही पूछा जाएगा आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। थैलेसीमिया हो गया। दूसरी और एक पढ़ा दे रहे हैं आपको, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थोड़ा सा बताएंगे, एनसीईआरटी में है नहीं। सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम सुना है कि नहीं? सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, लंग्स में अगर हम देखें, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होने लगती है। क्या होने लगती है, फाइब्रोसिस। जैसे ये एल्विलाई है आपकी, फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि वहाँ की जो लेयर हो गई है वो थिक हो गई है, और पल्मोनरी की जो मेम्ब्रेन एल्विलाई की होती है वो क्या होती है, थिन होती है, ताकि परफ्यूज़न अच्छा हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, थिक लेयर हो जाती है, जिससे परफ्यूज़न अच्छा नहीं हो पाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। किसमें, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। क्लियर, रिस्पायरेटरी नहीं है तो जेनेटिक, लेकिन रिस्पायरेशन यानी सांस लेने में हमें दिक्कत हुई। क्लियर, चलिए ये भी हो गया। अब क्या पढ़ा दें आपको, ये हो गई जो है सारी डिसीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, एल्बिनिज़म कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, आएगा नहीं आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग टर्नर सिंड्रोम पढ़ लेंगे, डाउन सिंड्रोम पढ़ लेंगे, और हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है आप में, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ लेंगे। यही 3 सिंड्रोम और बाकी हैं, आपको पढ़ा देंगे हम, ठीक है।
तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं जैसे ब्रोंकाइटिस हो गई, ब्रोंकाइटिस हो जाए, ठीक, कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाए, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा हो, म्यूकस फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, म्यूकस फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाए, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा आप लोग। बाकी चीज़ें हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है पढ़ लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा भी है ना एनीप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी नहीं पढ़ा? एनीप्लॉइडी दो तरीके की, हाइपो हाइपर, हाइपर में एग्जांपल केप्ट डीजे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना, और उसमें मोनोसोमी पढ़ा है, मोनोसोमी का एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ लेंगे, हमारे चैप्टर हो जाएंगे ख़त्म, फिर हम लोग डीएनए शुरू करेंगे। ओके बच्चों, बाय। चलिए बच्चों, हमने सब ख़त्म कर लिया है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ आपको और बता दें, क्लियर ऑन किया? ओके, एक लास्ट चीज़ ये भी थोड़ा सा जान लो एल्बिनिज्म के बारे में, बताने का मूड बिल्कुल नहीं है लेकिन जान लो। एल्बिनिज्म में फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है? फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन से क्या टायरोसिन नहीं बनता है ना? यही तो होता है। जब टायरोसिन से बच्चों मेलानिन ना बने, क्या ना बने? मेलानिन। जब टायरोसिन से, अगर टायरोसिन से मेलानिन ना बने, टायरोसिन से बच्चों मेलानिन ना बने, ठीक है, यानी एंजाइम मेलानेज की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो हो जाता है एल्बिनिज्म। आपने देखा होगा वाइट स्किन, वाइट हेयर, है ना, सब वाइट वाइट सा, तो ये सिम्टम्स आते हैं। हम लोग कह सकते हैं डीपिगमेंटेशन। तो एक चीज़ और समझिए, यही सिम्टम्स तो इसमें भी आएंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया में। क्यों? क्योंकि फिनाइलकीटोन्यूरिया में भैया फिनाइलिन से टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, है ना। तो यही सिम्टम्स कहाँ भी अपीयर हो सकते हैं? फिनाइलकीटोन्यूरिया में। इसी वजह से मैंने कहा था डीपिगमेंटेशन होगा। क्लियर? तो ये हमारे सारे डिसीज़ हो गए भैया। अब हम लोग को बस एक और पढ़ना है, क्रोमोसोमल। उसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, कम से कम प्रैक्टिस में मान के चलिए 100 क्वेश्चन कराएंगे, तब जाके क्लियर होगा कंसेप्ट। उनकी शादी इससे हुई, उनकी शादी इससे हुई, बताओ उनके बच्चे कितने डिसीज़ होंगे, तो कितने तो बेहोश हो जाते हैं कि शादी हो कहाँ रही है ना। तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे इसको। चलिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय।